Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video lecture of IFRS 16 leases. This is Murtaza Qaid, faculty member for financial reporting at IQ School of Finance. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने IFRS 16 के लीज कॉन्ट्रैक्ट और लीज कॉन्ट्रैक्ट में जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इन टर्मिनोलॉजीज को कवर किया था। आज के इस लेक्चर का एजेंडा IFRS 16 में लेसी के पर्सपेक्टिव से जो अकाउंटिंग बयान की गई है इसको कवर करना है। बेसिकली IFRS 16 में अगर हम लेसी की अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले कमिटमेंट डेट पे अब कमिटमेंट डेट क्या है? कमिटमेंट डेट आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट डेट नहीं है, लीज एग्रीमेंट डेट नहीं है। कमिटमेंट डेट वो दिन है जिस दिन लेसर एक अंडरलाइंग एसेट का राइट टू यूज लेसी को मेड अवेलेबल कर देता है। जिस दिन एक लेसर एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसी को मेड अवेलेबल कर दे, ये दिन कहलाया जाएगा कमिटमेंट डेट। तो कमिटमेंट डेट पे लेसी अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड राइट टू यूज एसेट। लेसी अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी को पहले डिस्कस करते हैं। लीज लायबिलिटी में वो सारी लीज पेमेंट्स आएंगी जो कि कमिटमेंट डेट के वक्त या कमिटमेंट डेट से पहले पे नहीं हुई, यानी कि फ्यूचर में पे होंगी, जिसमें हमारे रेंटल्स आ रहे होंगे, जिसमें हमारी गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू आ रही होगी, जिसमें हमारी बार्गेन परचेस प्राइस आ रही होगी। तो वो सारी फ्यूचर पेमेंट्स, वो सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स जो कि अंडर द लीज टर्म पे होनी है, अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट पे होनी है, उन सारी लीज पेमेंट्स की हम डिस्काउंटिंग करेंगे एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे। डिस्काउंट रेट पे हम कुछ देर में डिस्कशन करते हैं कि सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स की हम डिस्काउंटिंग करेंगे एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे। तो हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही होगी और दूसरी तरफ हमारे पास एक एसेट राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड होगा। अब राइट टू यूज एसेट में ये कुछ चीजें आ रही होंगी। नंबर 1, अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, यानी जितना अमाउंट आपने लीज लायबिलिटी का क्रेडिट किया ये आपकी राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज हो रहा होगा। नंबर 2, लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमिटमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव। अगर आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पेमेंट कमिटमेंट डेट से पहले कर दी है या कुछ पेमेंट्स आप कमिटमेंट डेट के वक्त कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जनरली डाउन पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कमिटमेंट डेट के वक्त या उससे पहले पे किया जा रहा होता है, इससे आप राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज करेंगे। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीज इंसेंटिव्स वगैरह है तो इसे हम इन पेमेंट से एडजस्ट या नेट कर रहे होंगे। नंबर 3, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो कि लेसी बियर कर रहा है, लेसी पे कर रहा है। एंड नंबर 4, एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यानी कि अगर एक लीज एसेट की यूजेज या इंस्टॉलेशन की वजह से हमारे सर पे डिसमेंटलिंग की ऑब्लिगेशन आ जाती है तो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट का भी एस्टिमेट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हम अपने राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो कमिटमेंट डेट पे लेसी अपने पास एक एसेट राइट टू यूज और एक लायबिलिटी लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। अब कमिटमेंट डेट पे हमने राइट टू यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। सब्सिक्वेंटली इस राइट टू यूज एसेट को हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हमारे एसेट का राइट टू यूज हो रहा होगा हम अपने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे होंगे। इस राइट टू यूज एसेट को हम I16 के कॉस्ट मॉडल के तहत अकाउंट फॉर कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके ऊपर I16 का रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये राइट टू यूज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करता है तो हम इस पे IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि राइट टू यूज एसेट को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, यानी कि हमने प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट को किस मेजरमेंट मॉडल के तहत रखा है या फिर राइट टू यूज एसेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस पे डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू यूज I16 का कॉस्ट मॉडल, I16 का रिवैल्यूएशन मॉडल या IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर सब्सिक्वेंटली इसमें कोई इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स आते हैं तो हम इस पे IAS 36 के तहत इंपेयरमेंट भी कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जो हमने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, इस लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट हम ओवर द लीज टर्म इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यानी कि अपनी लीज लायबिलिटी को अनवाइंड कर रहे होंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा डेबिट, लीज लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो रही होगी। और जब जब हमारी रेंटल्स की या फ्यूचर रेंटल्स की पेमेंट होगी तो हमारी लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी, लीज लायबिलिटी डेबिट और हमारे रेंटल की पेमेंट्स क्रेडिट हो रहे होंगे। अब अगर हम बात करें राइट टू यूज एसेट की डेप्रिसिएशन की, जो हमने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या लाइफ या क्या टर्म कंसिडर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट डिपेंड करता है कि आदर एसेट की ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होनी है या एसेट की ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर नहीं होनी। फॉर एग्जांपल कि अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात लिखी हुई है कि एट द एंड ऑफ लीज एक एसेट लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये सर्टेन है कि एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक बार्गेन परचेस ऑप्शन रखा गया हो और बार्गेन परचेस ऑप्शन की जो बार्गेन परचेस प्राइस है वो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम रखी गई हो। तो अगर बार्गेन परचेस प्राइस एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम है तो मोस्ट लाइकली है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और एसेट की ओनरशिप को एक्वायर कर लेगा। तो अगर तो ये बात सर्टेन है कि एक एसेट की ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होनी है तो फिर डेप्रिसिएशन हम करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि एसेट को यूजफुल लाइफ के हिसाब से हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे।
लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन से ये बात सर्टेन नहीं हो पाती कि अदर एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल बार्गेन परचेज ऑप्शन तो है, लेकिन बार्गेन परचेज प्राइस एसेट की रिजर्व वैल्यू पे रखा गया है। अब हमें नहीं मालूम कि आगे जाके लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। तो इस तरह के केस में जहां पे ओनरशिप का ट्रांसफर सर्टेन ना हो, हम राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और द लीज टर्म विच एवर इज लेवर। एक एसेट की यूजफुल लाइफ और हमारी लीज टर्म, इन दोनों में से जो भी शॉर्टर पीरियड, जो भी लोअर पीरियड आएगा, हम उस लोअर पीरियड पे अपने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। इसके बाद एक टर्म हमारे सामने है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। हमने अभी डिस्कस किया था कि लेसी जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करेगा उसे राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज करेगा। अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का एक आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज आती है, यानी कि संक कॉस्ट को हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं करेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होता। एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर ना होती अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो इस तरह की कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे और ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। संक कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे फीस आई है, हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के नतीजे में किसी को कमीशन वगैरह पे किया है, तो ये बेसिकली वो एग्जांपल्स हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की जो कि इंक्रीमेंटल इन नेचर है। लेकिन अगर कोई हमारी इंक्रीमेंट इंटरनल कॉस्ट है या हम लीज को सेलेक्ट करने के लिए कोई लीगल एडवाइस वगैरह ले रहे हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ अ संक कॉस्ट है, यानी कि हमने अगर इस तरह की कोई कॉस्ट इनकर की, हो सकता है आगे जाके कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में वो कॉस्ट आएगी जो कि इनकर ना होती अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होता, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीमेंटल के नेचर की होगी। इसके बाद डिस्काउंट रेट के हवाले से अगर हम बात करें तो लेसी की पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट रेट दो प्रायोरिटीज हैं, और लेसोर के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट रेट हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस्तेमाल होगा। तो पहले हम लेसोर की पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट रेट की डिस्कशन करते हैं और लेसोर की अकॉर्डिंग हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेसोर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस्तेमाल करेगा। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू, यानी इन दो पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज इंकर्ड बाय द लेसोर के बराबर या इक्वलाइज कर देता है। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसपे लीज पेमेंट्स और यूजीआरवी अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जब हम वर्कआउट करें तो एग्जैक्टली वही नंबर बने जो एसेट की फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय लेसोर है। इस रेट को हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कह रहे होंगे। लेसी के पर्सपेक्टिव से अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम है तो लेसी अपनी डिस्काउंटिंग अपनी वर्किंग इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज से करेगा, और अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि लेसी को ये ना मालूम हो कि एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, हो सकता है लेसी को ये ना मालूम हो कि लेसर ने कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, तो फिर अगर लेसी के पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल नहीं है तो फिर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करेगा। इफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज नॉट अवेलेबल, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है वेरिएबल लीज पेमेंट्स, लेकिन ये कैफ लेवल पे रेलेवेंट नहीं है, सीए फाइनल लेवल पे वेरिएबल लीज पेमेंट का कॉन्सेप्ट आगे साथ डिस्कस किया जाएगा। और हमारे पास लेसी की अकाउंटिंग में कुछ ऑप्शनल एग्जेम्पशंस भी हैं। देखिए, लेसी आईएफआरएस 16 के तहत जब लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करेगा तो अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज, अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा लीज लायबिलिटी। राइट टू यूज एसेट हम वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट करेंगे, लीज लायबिलिटी को हम वक्त के साथ साथ अनवाइंड और रेंटल की पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आईएफआरएस 16 लेसी को ये ऑप्शन देता है कि दो केसेस में आईएफआरएस 16 लेसी को ये ऑप्शन देता है कि दो केसेस में लेसी चाहे तो ये लीज अकाउंटिंग या ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ना करे, बल्कि एक सिंपल अकाउंटिंग कर सकता है, और इसको हम ऑप्शनल एग्जम्पशंस कहेंगे। ऑप्शनल एग्जम्पशंस का मतलब है कि मैंडेटरी एग्जम्पशंस नहीं है, लेसी चाहे तो इन दो केसेस में आईएफआरएस 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्लाई करे, लेसी चाहे तो इन दो केसेस में आईएफआरएस 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्लाई ना करे। ये दो ऑप्शनल एग्जम्पशंस है हमारे पास, नंबर 1 शॉर्ट टर्म लीज एंड नंबर 2 लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब है कि एक ऐसा लीज जिसका लीज टर्म 12 महीने या 12 महीनों से कम हो और इस लीज में परचेज ऑप्शन ना हो, बार्गेन परचेज ऑप्शन ना हो। अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की लीज टर्म 12 महीने या 12 महीनों से कम है और इस कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है तो फिर ये शॉर्ट टर्म लीज क्लासिफाई हो सकता है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट अप्लाई होगा, यानी अगर मैंने कोई 10 व्हीकल्स लीज पे ली है
और इन 10 व्हीकल का लीज टर्म 12 महीनों से कम है, तो मैं 10 की 10 व्हीकल पे शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं 10 की 10 व्हीकल पे IFRS 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्लाई करूंगा। मैं पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ एसेट को IFRS 16 के तहत अकाउंट फॉर करूं और पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ द एसेट को IFRS 16 के तहत अकाउंट फॉर ना करूं, इस बात की इजाजत मेरे पास नहीं है। तो जो भी मेरी डिसीजन मेकिंग होगी शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन के हवाले से, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट होगी। दूसरी ऑप्शनल एग्जाम्पशन है हमारे पास लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कंपनी छोटे मोटे लैपटॉप्स, फोटोकॉपी मशीन या मोबाइल फोन, यानी कि वो एसेट जो कि जनरली लो वैल्यू आइटम्स होते हैं एट द टाइम व्हेन दे आर न्यू, तो इस तरह के एसेट्स को हम लो वैल्यू एसेट कह रहे होते हैं और यहाँ पे लो वैल्यू एसेट की लीज एक्सेप्शन अप्लाई हो सकती है। अब लो वैल्यू लीज एक्सेप्शन हम अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीज बाय लीज बेसिस, यानी कि केस बाय केस बेसिस। हम यहाँ पे क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट की बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शनल एग्जाम्पशंस हैं। इन दो केसेस में हम चाहें तो हम IFRS 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ना करें बल्कि सिंपलर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे। अब वो सिंपलर अकाउंटिंग क्या होगी कि ऑप्शनल एग्जाम्पशन के केस में हम जो भी लीज की पेमेंट्स करेंगे उसे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टर्म एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। यानी जो भी आप रेंटल्स पे कर रहे हो इसे आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस आउट करोगे ओवर द लीज टर्म। कोई और सिस्टमेटिक बेसिस भी यूज की जा सकती है अगर हमारे लीज एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमारे पास कोई राइट टू यूज एसेट, हमारे पास कोई लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। हाँ, अगर हमारा कोई पास कोई प्रीपेड रेंट आ रहा है, कोई रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, कोई रेंट पेबल आ रहा है, तो कोई छोटा मोटा प्रीपेड रेंटल्स या एक्रूड रेंटल्स आ सकता है, लेकिन कोई राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड होगा। और जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज की रेंटल एक्सपेंस होगा उसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास IFRS 16 में लेसी की अकाउंटिंग समराइज होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।